क्या आपको भी लगता है कि भारत में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का? मस्जिदों को लेकर याचिका डाल दी जाती है, मंदिर होने का दावा किया जाता है और ये याचिकाएं एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, फिर सर्वे करवाए जाते हैं और कई बार तो माहौल काफी खराब हो जाती है। संभल की घटना ही ले लीजिए, किस तरीके से वहां पर माहौल बिगड़ा और बाद में कितना जानी माली नुकसान हुआ। अब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है और इसको लेकर याचिका डाल दी गई है और ये याचिका एक्सेप्ट तक कर ली गई है और इसके लिए 3 आधार दिए गए हैं। एक, रिटायर्ड जज की लिखी हुई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। दूसरा, जो याचिका करता है उसका कहना है कि उसने 2 साल तक रिसर्च किया। और तीसरा आधार दिया गया है कि जो दरगाह में दरवाजे बने हुए हैं या फिर और जो बनतर है दरगाह की, वो हिंदू मंदिरों से मेल खाती है। ये 3 आधार दिए गए। अजमेर सिविल कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर ली और इसे सुनने योग्य मान लिया और 20 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। और धड़ल्ले से जो कानून के रखवाले हैं, अदालतें, जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदालतें खुद इस कानून को दरकिनार करके ऐसी याचिकाएं एक्सेप्ट कर रही हैं और इन पे सुनवाई कर रही हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जब ये याचिका डाली गई उसके बाद जो दरगाह कमेटी के सचिव है उनका क्या कहना था, वो आपको सुनाते हैं। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं और अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से दीन की शमा रोशन हुई है। करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों और ख़ास तौर से मुसलमान इस दरगाह का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उन्होंने 3 पार्टीज़ को अभी वो दिया है, समन देंगे 20 दिसंबर को। एक ASI है, जबकि दरगाह ASI में नहीं आती है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिए क्योंकि एंडोमेंट उनका, और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आती है उनको दिए। तीनों ही सरकारी इदारे हैं। तो ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अभी 813वां उर्स जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू होगा और इन्होंने उर्स के पहले इस तरह की चीज़ें की है कि कंट्री की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। वो तो बिगड़ेगी नहीं, लेकिन ये एक देश के हित में नहीं है। ये एक रोज़ का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। और यहाँ जो खादिम ख्वाजा है, जो हेडिटरी खादिम है, वंशानुगत खादिम है, जो हमारी 800 साल की मीरास है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इन लोगों ने 2007 में 11 अक्टूबर को एक बम ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों को जो सज़ा हुई वो भी किस उससे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। जब उनका इससे दिल नहीं भरा तो फिर इन्होंने ये वाली चीज़ करी। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी, जबकि इनकी ओरिजिनल में पिटिशन जो है हरबिलास शारदा की किताब में, उसमें लिखा है ट्रेडिशन से दैट इनसाइड द सेलर इज़ द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशन कह रहे हैं तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं। विष्णु गुप्ता का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। गुप्ता जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान वापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके आधार क्या रखा? ऐसा कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबिलास शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष है, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको इसमें पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? तो आपने सुना याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता, उनकी तरफ से जो आधार दिए गए थे उन आधारों पे जो अर्जी है अजमेर सिविल कोर्ट ने
एक्सेप्ट कर ली। पर आखिरकार उस एक्ट की अनदेखी क्यों की गई जो 1991 में लागू हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसका उद्देश्य ही यही था कि धार्मिक सौहार्द खराब ना हो और 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थान, जो उनका चरित्र था, उसको ना बदला जाए। यानी कि 1947 के समय में 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल थे, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उनको किसी दूसरे धर्म स्थल में कन्वर्ट ना किया जाए और धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, माहौल खराब ना हो, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। नरसिंह राव सरकार की तरफ से ये एक्ट लाया गया था। पर आज इस एक्ट की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक्ट बनने के बावजूद भी इस एक्ट की अनदेखी की जा रही है और बार बार एक के बाद एक ऐसी जो याचिकाएं हैं अदालत में दी जा रही हैं और इन याचिकाओं को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। राम मंदिर मामले में जब फैसला आया था, 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था और उनमें से एक जज पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 राम मंदिर को छोड़कर बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। यानी कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी सारे जो धार्मिक स्थल हैं वो इस एक्ट के अंडर आएंगे। पर अपने शब्दों पर खुद पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमल नहीं रख पाए, उन शब्दों को नहीं रख पाए और बाद में उन्होंने ज्ञानवापी मामले में सर्वे के आदेश दे दिए। और नतीजा आप सभी के सामने है। आए दिन मस्जिदों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, याचिकाएं डाली जा रही हैं और सर्वे करवाए जा रहे हैं और माहौल खराब किए जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि जो हिंदू मुस्लिम पे इतनी एकता दिखा देते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हों, जो हिंदू मुस्लिम मामले में इतनी एकता दिखा देते हैं, मंदिर मस्जिद में इतनी एकता दिखा देते हैं, नारे लगाते आते हैं, एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, कभी ये एकता इस मामले में क्यों नहीं दिखाएगी कि भारत के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, भारत का जो विकास है वो आगे कैसे बढ़ रहा है, क्यों जो आज भी लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों हैं, आखिर क्यों जो दावे कर करके जो नेता हैं वोटें ले लेके जहां पर संसद तक पहुंच जाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, आखिर क्यों ये सारी एकता, ये सारे सर्वेक्षण, ये सारा जो याचिकाएं डाली जाती हैं वो इन मामलों में क्यों नहीं डाली जाती। जरा सोचिए।